हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 और आज के वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। किसी भी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करोगे तो क्या इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पे। ओके, तो आज का ये टॉपिक हमारा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या फाइंड किया था, R इजकल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर टो इंटू ए, वेयर आपका ये वाली टर्म, ये जो हम स्केच कर रहे हैं ब्लू से, क्या था, ये कांस्टेंट टर्म था। ऑल टर्म और कांस्टेंट था, क्लियर। और कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इजकल टू एम एल, सॉरी एल नहीं होगा, एम बाई एन ई स्क्वायर टो, क्लियर। वेयर एम क्या था हमारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल क्या था, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब जो कंडक्टर ले रहे हो उसका लेंथ है एल। एन क्या था हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। क्या था रिलैक्सेशन टाइम, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है हाई स्पीड से, ओके, देन कंडक्टर के अंदर जो भी अदर आइटम है उससे कोलाइड्स करता था। अगेन वो कोलाइड्स किया, देन दोनों के बीच का टू सक्सेसिव कोलिजन जो होता है उसके बीच का रिलैक्सेशन टाइम था टो। एरिया क्या है, ए क्या है यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एवरी टर्म आपने मेमोराइज कर लिया होगा, ओके। और जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है, ये डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे। आपका मटेरियल कैसा है, कंडक्टर भी हो सकता है, सेमी कंडक्टर भी हो सकता है, ओके। तो उसका अब टेम्परेचर इंक्रीज़ करो और डिक्रीज़ करो तो उस पर ये क्या करेगा, डिपेंड करता है, क्लियर। लास्ट क्लास में आपने ये पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड आगे हम स्टेप में पढ़ेंगे। अगर आप एक कंडक्टर लो, ठीक, एक कंडक्टर लो आप, यहाँ पे हम कंडक्टर ले, कंडक्टर आपका क्या हो सकता है, एल्युमिनियम भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, कोई भी एक कंडक्टर लो, ओके। इस कंडक्टर का यहाँ पे हम कंडक्टर लिए हैं, टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर दिए, ये टेम्परेचर इंक्रीज़ किए इस कंडक्टर का। तो अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे उस मटेरियल का, कंडक्टर का, तो क्या होगा, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, चार्ज आयन होता है, चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और आपका प्रोटॉन होता है, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हो। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से, टेम्परेचर आप कंडक्टर मटेरियल का इंक्रीज़ करोगे तो उसके अंदर कंडक्टर के इनसाइड जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा वो क्या करेगा, हाई स्पीड से मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ हाई स्पीड से, हम यहाँ पे की पॉइंट लिख चुका हूँ पहले ही से। टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो इनसाइड दिस कंडक्टर, अगेन हम बोल रहे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से मूव करेगा। और जैसे ही हाई स्पीड से मूव करेगा, सपोज कर लो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, हाई स्पीड से मूव किया तो कंडक्टर के अंदर और भी बहुत सारे आइटम है, उससे क्या हुआ, कोलाइड्स कर जाएगा। ये आपका अदर आइटम है, कोलाइड्स कर गया। अगेन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचा, ये इलेक्ट्रॉन फिर से मूव किया, अगेन यहाँ पे क्या होगा, कोलाइड्स कर जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी हाई स्पीड से मूव कर रहा है। जब हाई स्पीड से मूव करेगा तो क्या होगा, टू सक्सेसिव कोलिजन, यहाँ पे जो टू सक्सेसिव कोलिजन होता है इसके बीच का जो टाइम आपने टो सपोज किया, ये क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। आप प्रैक्टिकली समझो कैसे डिक्रीज़ होगा। आप एक बॉल लो, ओके, उस बॉल को काफ़ी हाई स्पीड से आप अपने वॉल पे मारो, सामने वाले वॉल पे, वो क्या होगा, काफ़ी तेज़ी से आपके पास रिटर्न बैक आएगा, टाइम ड्यूरेशन कम लगेगा। अगर आप वेरी स्लो मूवमेंट्स ऐसे फेंको बॉल को और वो वापस भी आएगा तो टाइम इंटरवल क्या होगा, मैक्सिमम ज़्यादा होगा। हाई स्पीड से फेंक रहे हो तो तेज़ी से आ रहा है, लो स्पीड से फेंक रहे हो तो
टाइम इंटरवल क्या हो रहा है आपका, मैक्सिमम हो रहा है, हाई में डिक्रीज हो रहा है। सेम कंसेप्ट आप यहाँ पे लाओ, हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन मूव किया, कंडक्टर के अंदर जो भी प्रेजेंट एटम है वो क्या हो रहा है, उसके एटम से कोलाइड्स कर रहा है। कोलाइड्स होने के कारण काफ़ी तेज़ी से कोलाइड्स हो गया। अब जब दो सक्सेसिव कोलिजन होगा तो दोनों के बीच का रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। सेम इस इलेक्ट्रॉन का भी होगा, इस इलेक्ट्रॉन का भी होगा। सेम इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, इस कंडक्टर में जो भी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो सेम फिनोमेना होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ, मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन, हाई स्पीड होगा तो मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन, काफ़ी तेज़ी से कोलिजन होगा। देन रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन डिक्रीज। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन डिक्रीज, जो मैंने यहाँ पे बताया। ओके, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, टॉ डिक्रीज हो गया, टॉ हमारा डिक्रीज हो गया। अब टॉ डिक्रीज होगा तो क्या कहानी बनने वाला है, कहानी अब स्टार्ट होगा। आर इक्वल टू आपके पास क्या है, यहाँ पे लिख रहे हैं आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए। टॉ इंक्रीज किया, आपका ये टॉ इंक्रीज करेगा तो आर क्या हो जाएगा, जैसे ही ये, सॉरी ये इंक्रीज नहीं कर रहा है, गलती हो गया, ये इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो गया। टॉ जैसे ही आपका डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। सेम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, एम बाई एन ई स्क्वायर टॉ। आपका ये टॉ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर, आपने देखा किस तरह टेम्परेचर को इंक्रीज करने से आपका रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, कंडक्टर में क्या होता है, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज करो देन रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर, अब दोनों के बीच में हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ इसका क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है, आप रखो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, ये आपका टेम्परेचर है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को पुट करो। टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो क्या हो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस तरह हमारा ग्राफ होगा। अगर ग्राफ एग्जाम में कहा जाए तो इस तरह ड्रॉ कर लोगे। यहाँ तक क्लियर हो गया तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक छोटा सा कंसेप्ट और है इसमें, उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, इस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या इंक्रीज़ कर सकता है। क्यों करेगा इंक्रीज़, क्योंकि आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन होने के कारण क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे भी लिखे हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करेगा, देन ये बढ़ा तो ये क्या डिक्रीज़ करेगा। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्ज इंक्रीज़ किया तो क्या रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, नेवर। क्यों नहीं बढ़ेगा, आप लोग ये पॉइंट लिख लेना, क्यों नहीं बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ कंडक्टर में ऑलरेडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लार्ज अमाउंट में है, वेरी लार्ज अमाउंट में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज भी हो गया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो सिग्निफिकेंट ऑफ आयनाइजेशन। यहाँ पे आयनाइजेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। आयनाइजेशन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंक्रीजिंग, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कब होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। क्लियर, सिंपल भाषा में आप लोग समझ सकते हो। अगर किसी एक बाल्टी से आप एक गिलास पानी या एक स्पून पानी निकाल लो तो इफेक्ट पड़ेगा, नेवर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पे ला दो, इस कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज किया आयनाइजेशन के कारण, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया, बट बहुत ही लेस अमाउंट में आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, देन कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर, ये क्लियर हो गया। कंडक्टर क्लियर हो गया तो सेमीकंडक्टर भी हम लोग समझ लेते हैं। सेमीकंडक्टर का इफेक्ट क्या होगा टेम्परेचर पे,
सेमीकंडक्टर क्या होता है आप लोगों को पता होगा। करंट जो सेमीकंडक्टर में फ्लो होता है वो इंसुलेटर से मैक्सिमम और कंडक्टर से थोड़ा सा लेस, यही है ना सेमीकंडक्टर। तो अगर हम सेमीकंडक्टर एलिमेंट सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन भी हो सकता है। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल लो, ओके। अब उस मटेरियल का टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिख दिए इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज़, यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल का, तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर मटेरियल के पास 2 चार्ज कैरियर होता है। आप लोग सेमीकंडक्टर का जब टॉपिक पढ़ोगे उसमें क्लियर समझोगे। सेमीकंडक्टर मटेरियल के पास 2 चार्ज कैरियर होता है, और वो 2 चार्ज कैरियर कौन कौन सा होता है, पहला इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा होल्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स होता है और होल्स होता है, 2 चार्ज कैरियर, ये रिमेंबर करके रखना पड़ेगा, मेमोराइज करके रखना पड़ेगा। अब आप जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या घटना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स 2 चार्ज कैरियर इंक्रीज करेगा, सिमुल्टेनियसली इंक्रीज करेगा, वेरी लार्ज क्वांटिटी में इंक्रीज करेगा सेमीकंडक्टर मटेरियल में। यहाँ पे क्लियर लिखे इन सेमीकंडक्टर देयर आर 2 फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज किए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये क्या होगा, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है, ये क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर, छोटा सा कंसेप्ट है। टेम्परेचर दो सेमीकंडक्टर मटेरियल में, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीज कर जाएगा, और जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीज करेगा तो क्या इफेक्ट होगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे। ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इंक्रीज़ किया, ये भी इंक्रीज़ किया। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। और आपका क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीजिंग होगा, या हम डिक्रीज्ड हो जाएगा। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आल्सो हमारा क्या होगा, डिक्रीज्ड हो जाएगा। कब डिक्रीज हो रहा है, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। किस मटेरियल का, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का। क्लियर। अब इसका ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करने कहा जाए तो क्या होगा, आप एक्स एक्सिस पे क्या रखोगे, टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हम कॉमा दे देते हैं, ये दोनों टर्म, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम वाई एक्सिस पे रखेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, रेजिस्टेंस हमारा और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। यही हमारा ग्राफ होगा। अगर ग्राफ कहा जाए एग्जाम में ड्रॉ करने तो इस तरह आप ड्रॉ करोगे। दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया, दोनों कंसेप्ट क्लियर। तो आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, कुछ ऐसा भी तो मटेरियल होगा जो टेम्परेचर इंक्रीज करने या डिक्रीज करने पे रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम रह जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसा मटेरियल कौन सा है, निक्रोम है। याद कर लो, आप नोट में लिख लो, निक्रोम और मैग्नी। ऐसा ये निक्रोम मटेरियल है जिसका टेम्परेचर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो तो कोई इफेक्ट नहीं होता है रेजिस्टेंस पे। ओके, तो आप लोग इसे पॉज करके लिखो। नेक्स्ट में ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो अब हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर के बीच का। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक कंडक्टर वायर लिया है, यहाँ पे लिखे टेक ए कंडक्टर वायर। अब कंडक्टर वायर लोगे तो उसका कुछ इनिशियल टेम्परेचर होता है, जिसे हम T1 से डिनोट करते हैं, इनिशियल टेम्परेचर T1, और वो सपोज करते हैं कि T है। जब कंडक्टर वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस हम RI से डिनोट करते हैं और सपोज कर लेते हैं RI इक्वल टू R होगा, ये इनिशियल कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर वायर का टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। व्हेन इंक्रीज अ टेम्परेचर, इसका हम टेम्परेचर इस वायर का इंक्रीज़ करेंगे। अब जैसे ही इंक्रीज़ करोगे किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर तो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाता है। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और हम यहाँ पे वेरी स्मॉल अमाउंट में टेम्परेचर को
इंक्रीज़ करेंगे। सपोज कर लो dt अमाउंट से, स्मॉल अमाउंट dt अमाउंट से टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, क्लियर। तो हमारा फाइनल टेम्परेचर अगर सपोज कर लो TF है, फाइनल टेम्परेचर कब होगा, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, और जो इनिशियल टेम्परेचर होगा T प्लस जो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट में dt, उसे हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा फाइनल टेम्परेचर। तो T प्लस dt, स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। सपोज कर लो dr, अब ये स्मॉल कितना हो रहा है ये आपको पता नहीं है, जब फार्मूला आपका तैयार होगा देन क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो RF इक्वल टू हम लिख सकते हैं इनिशियल, आपने यहाँ पे सपोज कर लो R0 है, फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा R0 प्लस dr, क्लियर। आपने स्मॉल अमाउंट में आपने जब स्मॉल अमाउंट में टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, सपोज कर लो dt टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, देन dr क्या हुआ रेजिस्टेंस इंक्रीज़ किया, क्लियर। अब तो क्लियर हो गया। अब दोनों इस कंसेप्ट पे आप ऑब्जर्व करो, यहाँ से आपको क्या फाइंड हो रहा है, क्या आप निकाल सकते हो। यहाँ से आप निकाल सकते हो dt टेम्परेचर इंक्रीज़ किया आपने, dt जैसे ही इंक्रीज़ किया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dr, dt इंक्रीज़ कर रहा है तो आपका क्या हो रहा है रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो dr इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt, टेम्परेचर इंक्रीज़ किए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा, तो आप लिख सकते हो। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 आप सपोज कर लो। सेकेंड एक्सपेरिमेंट या सेकेंड ऑब्जर्वेशन आपका क्या हो सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप ध्यान दो, इनिशियल में रेजिस्टेंस कितना था R0, आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो आपका R0 इंक्रीज़ कर गया, क्लियर। अब रेजिस्टेंस का वैल्यू सपोज कर लो 100 ओम होगा, 100 ओम आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करोगे तो सपोज कर लो 10% इंक्रीज़ कर गया, 10% इंक्रीज़ करेगा तो 110। अगर आपके पास 1 ओम रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करो, सेम अमाउंट में टेम्परेचर इंक्रीज़ करे तो इसका 1% कितना होगा 0.1% इंक्रीज़ करेगा। तो आपके पास जितना रेजिस्टेंस का वैल्यू है, जो अमाउंट में रेजिस्टेंस है या जो वैल्यू है रेजिस्टेंस का, उतना ही अमाउंट में आपका स्मॉल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप कह सकते हो इनिशियल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है आफ्टर टेम्परेचर dr हो सकता है। जितना स्मॉल अमाउंट में है तो स्मॉल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, हाई अमाउंट में आपका रेजिस्टेंस है तो हाई थोड़ा सा हाई करेगा आपका। तो आप इसको लिख सकते हो dr, या ऐसे लिख सकते हो आपका इनिशियल रेजिस्टेंस R0 है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dr, जितना ये रहेगा उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से ये भी बढ़ेगा। देन इसे हम लिख सकते हैं dr इक्वल टू, इसे पलट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा dr इक्वल टू इक्वल टू नहीं प्रोपोर्शनल टू R0 dt। इसे हम आगे बढ़ते हैं और एक कांस्टेंट से अल्फ़ा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं इस चीज़ को रिमूव करने के लिए। देन dr इक्वल टू हम लिख सकते हैं अल्फ़ा, ये आपका अल्फ़ा R0 डीटा, और ये जो आपका अल्फ़ा है ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है आपका ये। तो हम लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, क्लियर, इक्वल टू अल्फ़ा।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे रब करते हैं। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, यहीं पे लिखते हैं, स्पेस नहीं तो कम हो जाएगा। डी आर को इंटीग्रेट करेंगे और इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, आर नॉट डी टी। जो कांस्टेंट टर्म हो उसे बाहर निकाल लेते हैं, तो कांस्टेंट यहाँ पे डी आर रह जाएगा और अल्फ़ा आर नॉट बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब डी आर और डी टी का कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, डी और डी टी का कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, इनिशियल से फाइनल। इनिशियल क्या है आपका R1, आर नॉट है। इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T है। फाइनल रेजिस्टेंस आपके क्या है, आर नॉट प्लस डी आर। फाइनल टेम्परेचर क्या है, टी एफ इक्वल टू टी प्लस डी टी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर की जगह पे डी आर इनिशियल, आर आई हम लिख देते हैं, आर आई, और फाइनल क्या है हमारा, इसे आर नोट कर देते हैं, ठीक है, आर नोट। फाइनल क्या है हमारा, आर एफ, इसे भी हम आर नोट कर देते हैं, ठीक है। इक्वल टू आपका टेम्परेचर कहाँ है, इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे है, इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे लिखे, फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे लिख रहे हैं, इक्वल टू अल्फ़ा आर नॉट डी टी। इसे इंटीग्रेट कर देंगे, आर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, और लोअर लिमिट आर नॉट, अपर लिमिट आर फाइव, इक्वल टू अल्फ़ा आर नॉट, और अंदर में क्या रह जाएगा, टेम्परेचर, इनिशियल, लोअर लिमिट और अपर लिमिट टी एफ। इस स्टेप के आगे हम बढ़ेंगे और इसका वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो आर एफ माइनस आर नॉट इक्वल टू अल्फ़ा आर नॉट टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्लियर। आर नॉट को हम इधर ले जाते हैं, आर एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा अल्फ़ा आर नॉट टी फाइनल माइनस टी इनिशियल प्लस आर नॉट। क्लियर। आर नॉट को आप कॉमन ले लो, जो कॉमन आने वाला है उसे हम कॉमन लेंगे। आर नॉट कॉमन आया तो अंदर में क्या रह जाएगा, अल्फ़ा, यहाँ पे इस तरह लिखते हैं 1 प्लस अल्फ़ा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओके, और ये आपका क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, तो इसे हम डेल्टा टी लिख सकते हैं, डेल्टा टी इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। देन डेल्टा टी इक्वल टू आपका टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यहाँ पे पुट कर देते हैं ये वैल्यू, और आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, और ये आपका रिलेशन आपने फाइंड कर लिया आर एफ का वैल्यू। ओके, अगर आपको कहा जाए अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करने, तो यहाँ से काफ़ी इजी वे से फाइंड कर सकते हो अल्फ़ा, तो हम अल्फ़ा भी फाइंड कर लेते हैं। इसे सपोज कर लो इक्वेशन नंबर 1, और अल्फ़ा को यहाँ पे रहने देंगे, ये सारे टर्म इधर ले जाएंगे, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अल्फ़ा इक्वल टू आर फाइनल, ये आर यहाँ पे लिख रहे हैं आर फाइनल आर नॉट, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम ये टर्म लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वाला टर्म यहाँ पे डायरेक्ट लिखें, और ये वाला टर्म हम नीचे लिख देंगे, आर नॉट टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये आपको हो जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू। ओके, अगर अल्फ़ा का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आया अल्फ़ा का वैल्यू, देन वो मटेरियल आपका क्या होगा, कंडक्टर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर आपका अल्फ़ा का वैल्यू इस पोजीशन पे लिख रहे हैं, देख लो यहाँ पे लिख रहे हैं अल्फ़ा इक्वल टू आपका पॉजिटिव आया, देन कंडक्टर, अगर अल्फ़ा का वैल्यू निगेटिव आएगा, देन आपका मटेरियल क्या होगा, तो यहाँ से आप मटेरियल भी फाइंड कर सकते हैं, आपका कंडक्टर है मटेरियल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, और यह आपका अल्फ़ा क्या, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। आर एफ आपने फाइंड कर लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, यहीं से आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अल्फ़ा फाइंड कर लिया, अब आपका एक टर्म रह गया, कौन सा टर्म रह गया,
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रह गया, वो आपको फाइंड करना है। तो काफ़ी आसान है, हम यहाँ पे शो कर रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये इस स्पेस में। तो R इक्वल टू होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस L इंटू ए। क्लियर होता है। इनिशियल अगर हम ले रेजिस्टेंस R नॉट इनिशियल, यहाँ पे भी हम रिप्रेजेंट किए, तो आपका रो क्या होगा, वो भी इनिशियल R नॉट होगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, रेजिस्टेंस एज वेल एज आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। ओके, R फाइनल आप क्या लिख सकते हो, इसी तरह R फाइनल इक्वल टू L बाय ए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंटू L बाय ए। ये दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, अब इस पे एनालिसिस करो। इक्वेशन 1 से आप लिख सकते हो R नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो नॉट, और आर एफ इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एफ, यहाँ पे एफ होगा। या हटाओ, इसे रिमूव कर देते, इसे रिमूव करते हैं। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, अभी पुट कर देते हैं। पहले ये इक्वेशन लिखते हैं, आर एफ इजकल टू, यहाँ पे पुट करें आर एफ इजकल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, यही आपका है इक्वेशन। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आर एफ इजकल टू रो एफ एल बाई ए, आर नॉट इजकल टू रो नॉट एल बाई ए 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अब जो कैंसिल होने वाला टर्म उसे कैंसिल कर देंगे। क्या टर्म कैंसिल होगा, ये वाले टर्म कैंसिल होगा। रेस्ट क्या रह जाएगा, रो एफ फाइनल इक्वल टू रो नॉट इनिशियल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। क्लियर, आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के टर्म में भी आपने फार्मूला फाइंड कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इसे पॉज करके इसे अच्छे से समझ के लिखो, और मैं इसे रब करने जा रहा हूँ। रेडी, 1 2 3। Resistance of a thin silver wire 1 ohm at 20 degrees Celsius. The wire is placed in a liquid bath and its resistance rises to 1.2 ohm. What is the temperature of bath where alpha is equal to 3.8 10 to the power -3 per degree Celsius given है। ये आपका अल्फ़ा क्या, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ये बाथ का है। क्लियर। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आपके पास एक थिन सिल्वर वायर है, ओके, और उस वायर का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। जब 20 डिग्री सेल्सियस है देन रेजिस्टेंस क्या है उसका, 1 ओम है। अब उस थिन वायर को एक बाथ ट्यूब में रख रहे हैं, नहाने वाला जो बाथ ट्यूब होता है उसमें रख रहे हैं, देन रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 1.2 ओम हो जा रहा है। तो उस वक्त उसका टेम्परेचर क्या होगा। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ हम यहाँ पे लिख देते हैं, इनिशियल आर आई या आर नॉट, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ, 1 ओम है। इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस। फाइनल रेजिस्टेंस कितना है, 1.2 ओम। फाइनल टेम्परेचर कितना है, यही तो हमें निकालना है। अल्फ़ा का वैल्यू गिवन है, यहाँ पे अल्फ़ा का दिया हुआ है। अब फार्मूला ये है, इसमें पुट करो, आंसर गेट कर लो, आसान है। देन आर एफ का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आर एफ का वैल्यू यहाँ पे 1.2, आर नॉट का वैल्यू इनिशियल 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 प्लस अल्फ़ा का वैल्यू 3.8 10 टू द पावर -3 डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। हमारा डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टी फाइनल, और टी फाइनल आपको क्या निकालना है, इनिशियल, यहाँ पे लिख देते हैं इनिशियल। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, अब ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, 1.2 इक्वल टू 1 प्लस 3.8 10 टू दी पावर -3 टी फाइनल फाइंड करना है, इनिशियल 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। ये 1 इधर आएगा 0.2, ये इधर आएगा 3.8 10 टू दी पावर -3, हाँ -3 इक्वल टू टी फाइनल -20 डिग्री सेल्सियस। ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, टी फाइनल इक्वल टू
0.2, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻³ बाई 3.8 प्लस 20 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 72.6 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जब टेम्परेचर 72.6 डिग्री सेल्सियस उस बात का, इस टब का था, तो रेजिस्टेंस उस वक्त कितना था? 1.2 ओम। क्लियर? अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। इस पोर्शन को हम रब करते हैं या रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ρ1 α1 एंड ρ2 α2 सच दैट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जब आप कंबाइन कर दोगे रेजिस्टेंस को तो वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टेम्परेचर आप इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, कॉम्बिनेशन वाले रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक पार्टिकुलर रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, जब कंबाइंड करोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, सपोज कर लो इसका रेजिस्टेंस R1, ये वाली टर्म का रेजिस्टेंस R2, देन आप लिख सकते हो R कॉम्बिनेशन इनिशियल, R कॉम्बिनेशन इनिशियल इक्वल टू R कॉम्बिनेशन फाइनल। क्यों लिखे R कॉम्बिनेशन फाइनल? क्यों आप लिखे ऐसा? क्योंकि यहाँ पे क्लियर कहा है रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आप टेम्परेचर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो इनिशियल में रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वही फाइनल में रहेगा। देन हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अब इनिशियल टेम्परेचर कॉम्बिनेशन क्या है? R1 प्लस R2। फाइनल क्या होगा? फाइनल हम R1, ये R1 है, फाइनल है हमारा R2 का फाइनल, ये R2 का फाइनल है। एक स्टेप आगे चलते हैं, R1 प्लस R2। R1 का फाइनल कैसे हम लिख सकते हैं? क्या होता है फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला देखो, R0 के जगह पे R1 लिखेंगे, अल्फ़ा के जगह पे α1 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं R1 फाइनल इक्वल टू हो जाएगा आपका R1 1 प्लस α1 डेल्टा टी। क्लियर? प्लस R2 के जगह पे लिखेंगे R2 1 प्लस α2 डेल्टा टी। R2 फाइनल लिखना है, R2 का इनिशियल क्या है? R2 है, यहाँ पे देखो R2 है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, R1 प्लस R1 α1 डेल्टा टी प्लस R2 प्लस R2 α2 डेल्टा टी। अब जो कैंसिल होने वाला टर्म है उसे हम कैंसिल करेंगे, क्या होने कैंसिल होगा? R1 कैंसिल है, R2 कैंसिल हो गया। अगेन हम इसे लिख सकते हैं R2 α1 डेल्टा टी प्लस R2 α2 डेल्टा टी इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन टर्म है तो उसे हम रिमूव कर देंगे। क्या रिमूव करने वाले? डेल्टा टी। फाइनली क्या रह गया? R2 α1 प्लस α2 और R2। एक मिनट यहाँ पे R1 होगा, यहाँ पे R1, यहाँ पे भी R1, और इसे ऐसे लिखते हैं सजा के R2 α2 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर? रिलेशन कह रहा है α1 और α2, ρ1 एंड ρ2। यहाँ पे तो आपका है रेजिस्टेंस R1, तो क्या करोगे? हाँ, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? ये होता है टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करते हो तो क्या रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है? दोनों इफेक्ट होता है। तो आप R1 के जगह पे ρ1 लिख सकते हो,
R1 इजकल टू रो 1 L बाई ए। पुट कर देंगे यहाँ पे R1 के जगह पे हम रो 1 अल्फ़ा 1 प्लस सिमिलर R2 के जगह पे हम लोग रो 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो 2 अल्फ़ा 2 इजकल टू 0। यही आपका रिलेशन फाइंड करने के लिए कहा गया था। ओके, तो आप लोग इसे पॉज करके लिख ले। और आज का क्लास डियर स्टूडेंट हम यहीं पे एंड करने जा रहे हैं। थैंक यू।